ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज 18। राजस्थान के राजसमंद में बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। थार सवार बदमाशों ने पहले हथियार दिखाकर पुलिस को डराया और फिर उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और पुलिस वालों को चकमा देकर थार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। ये घटना देलवाड़ा टोल प्लाजा की है, जहां पुलिस ने थार में बैठे बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने टोल बैरियर को तोड़ दिया और वहां से भागने लगे। हाथ में पिस्तौल लिए पुलिस वालों ने भी उनका पीछा किया। पुलिस के इशारे पर एक टोल कर्मचारी ने आगे बैरिकेड लगा दिया ताकि थार को रोका जा सके, लेकिन बदमाशों ने आगे चल रही गाड़ी को भी धक्का देते हुए बैरिकेड को गिरा दिया। पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग भी की, लेकिन वो भागने में सफल रहे। मध्य प्रदेश के देवास में एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर चलती बस से कूद गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एक बार के लिए तो ड्राइवर ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और जलते ट्रक में रिवर्स गियर लगा दिया। ट्रक धधक रहा था और ड्राइवर ट्रक को बैक कर रहा था। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही आग बढ़ी तो ड्राइवर ने भी उतरने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि चंद मिनटों में ट्रक आग के गोले में बदल गया। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन तब तक दमकल पहुंचती तब तक ट्रक पर रखा माल जलकर राख हो चुका था। जरूरी नहीं कि कार वाले जब स्टंट करें तभी उनका चालान हो। अगर कार के साथ सड़क पर खिलवाड़ किया तो भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अच्छा सा बैकग्राउंड तैयार हुआ और फिर हुई कार वाले कलाकारों की एंट्री। एक शख्स रस्सी से कार खींच रहा था, दूसरा कार के बोनट पर लेटा था, तीसरा ड्राइविंग सीट पर था, चौथा पिछली सीट को खोलकर लटका हुआ था और पांचवा कार की छत पर सुपरमैन बनकर खड़ा था, जबकि इनका एक और दोस्त कार की डिग्गी खोलकर आराम फरमा रहा था। अब सोचिए जरा, अगर गलती से एक्सीलेटर दब जाता तो कार खींचने वाले लड़के का क्या हाल होता। ये रील छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बनाई गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 3100 रुपए का चालान काटा और चेतावनी देकर कार मालिक को छोड़ा। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कपल ने बीच सड़क पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। युवक स्कूटी चला रहा है, युवती उसकी गोद में बैठी थी। ना स्कूटी का नंबर, ना ही दोनों के सिर पर हेलमेट। बीच सड़क रोमांस में डूबे इस कपल ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया। इन लोगों ने ना अपनी जान की परवाह की, ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। वायरल वीडियो गोविंदपुर से घड़ी चौक के बीच का है, जिसे देखकर अब शहर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरेआम शहर में बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे इस रोमांटिक कपल को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में सांडों ने बीच बाजार जमकर उत्पात मचाया। अलीगढ़ चौराहे पर दो सांड ऐसे भिड़े कि कई गाड़ियां कबाड़ बन गई। आसपास खड़े लोगों पर भी सांड ने हमला करने की कोशिश की। सांडों ने तो खाकी को भी नहीं बख्शा, सिंग मारी और पुलिस वाला बाइक समेत गिर गया। बीच बाजार सांडों के बीच ऐसा दंगल हुआ कि दुकानदार दुकान बंद करने भागने लगे। जहां सांड लड़ रहे थे वहां कई मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिन्हें सांडों ने गिरा दिया। लड़ाई कर रहे इन सांडों को छुड़ाने के लिए लोगों ने पानी भी डाला, लेकिन सांड नहीं भागे। सांडों के हमले से एक होमगार्ड समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद वाली पोस्टरबाजी थमती हुई दिख नहीं रही है। गोरखपुर में एक और ऐसा पोस्टर लगा जो अब वायरल हो रहा है। छोटे काजीपुर मस्जिद पर टांगे गए पोस्टर में लिखा है, खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे। इस पोस्टर में नीचे की तरफ लिखा है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने जमाने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हालांकि जब पुलिस तक ये खबर पहुंची तो फौरन इस पोस्टर को हटवाया गया। इससे पहले मंगलवार को चिलवा ताल इलाके में भी ऐसा ही पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। हालांकि ये पोस्टर भी पुलिस ने हटवा दिया और दो लोगों के खिलाफ शांति भंग का चालान किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक पर आई लव मोहम्मद वाला स्टिकर लगा होने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। बाइक सवार ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, जो अब वायरल हो गया है। आई लव मोहम्मद वाला स्टिकर लगे होने पर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार का चालान कर दिया था, जिसका बाइक सवार ने जमकर विरोध किया। मेरी बाइक पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, ठीक है,
और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर, देख लो। युवक ट्रैफिक पुलिस वाले से कहता रहा कि आई लव मोहम्मद आपत्तिजनक शब्द नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उसकी नहीं सुनी। ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो बढ़ते विवाद पर अब बागपत पुलिस ने सफाई दी है। बागपत पुलिस ने कहा कि चालान आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं बल्कि गलत पार्किंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर किया गया है। हालांकि वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस कर्मी आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक कहते सुनाई दे रहे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। देखिए, यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। वायरल वीडियो बरेली से सटे पीलीभीत का है, जहां एक मौलाना खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा था। आज जब इश्क की आएगी तो हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हों, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। ये मौलाना यही नहीं रुका, भाषण खत्म होने के बाद इसने वहां पर मौजूद सभी लोगों से आई लव मोहम्मद के नारे भी लगवाए। साथ मिलकर के बोलो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आज कानपुर में 2 स्कूटियों में विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। इस विस्फोट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। विस्फोट इन्हीं 2 स्कूटियों में हुआ। हालांकि ये विस्फोट कैसे हुआ ये नहीं पता। विस्फोट के बाद स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम, आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जिसने स्कूटी के पास से सैंपल इकट्ठा किए। घटना मूलगंज इलाके के मिश्री बाजार की है। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके पास में मरकज मस्जिद भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट के बाद आग का गुबार दिखाई दिया, जिसमें कई लोग झुलस गए। मनाली से ले जाने वाले रास्ते पर बर्फबारी की वजह से 2 दिनों तक टूरिस्ट फंसे रहे। समय से पहले हुई बर्फबारी ने पहाड़ों में ट्रैफिक जाम लगा दिया, जिसके बाद मैदानी इलाके से सामान लाने ले जाने वाले ट्रक जाम में खड़े दिखे। बताया गया कि सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां नहीं बढ़ी तो 2 दिनों तक इलाके में टूरिस्ट फंसे रहे। उम्मीद से पहले हुई बर्फबारी की वजह से इलाके का तापमान भी -15 डिग्री पहुंचा। इलाके में कोई होटल न होने की वजह से लोग गाड़ियों के अंदर ही बैठे रहे। इधर श्रीनगर लेह हाईवे पर भी अब बर्फ का कब्जा होना शुरू हो गया। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता क्लियर करने में लगी रही। गांदरबल जिले के जोजिला पास में बनाए गए इस वीडियो में एक गाड़ी को रास्ता देने के लिए ब्रो की टीम आगे आगे बर्फ हटा रही थी। कानपुर स्कूटी विस्फोट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से ATS FSL की टीम कानपुर रवाना हो गई है। स्कूटी के मालिक का नाम अश्विनी कुमार बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी स्कूटी के मालिक से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लखनऊ PGI रेफर किया गया है। राजस्थान के जयपुर हाईवे पर देर रात हुई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गैस सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक को केमिकल से भरे हुए टैंकर ने टक्कर मार दी। इसके बाद तो गैस सिलेंडर ऐसे फटने लगे जैसे बम और मिसाइलें फट रही हैं। ये मंजर रूस यूक्रेन युद्ध से कम नहीं था। ट्रक में रखे करीब 200 गैस सिलेंडर ऐसे फट रहे थे जैसे युद्ध के समय बम और मिसाइल फटते हैं। धमाकों के साथ उठती आग की लपटें 1 किलोमीटर से भी देखी जा सकती थी। मंजर बिल्कुल वैसा था जैसे कोई फाइटर जेट और ड्रोन आसमान में बम वर्षा कर रहा हो। ये तबाही राजस्थान के दुदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर मची। LPG गैस सिलेंडर और केमिकल से भरे ट्रक के बीच टक्कर के बाद LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में ऐसी भयानक आग लगी जिसमें करीब 200 गैस सिलेंडर जलकर खाक हो गए। 200 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए तो इस दौरान करीब 2 घंटे तक आसमान में आग के शोले उठते रहे। जिस जगह पर यह हादसा हुआ पास ही में एक ढाबा भी मौजूद था, जहां पर ब्लास्ट होता देख ढाबे पर खाना खा रहे लोगों की हालत खराब हो गई।
अगर 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता तो इस शख्स की जान जा सकती थी। ढाबे पर खाना खा रहे लोग एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद ढाबे के बाहर खड़े थे, लेकिन गैस सिलेंडर धमाके के साथ फटे तो कई सिलेंडर ढाबे पर आकर भी गिरे। गैस सिलेंडर बम और मिसाइलों की तरह ढाबे पर आकर गिरना शुरू हुए तो ढाबे में खाना खाने आए लोग भाग खड़े हुए। कोई जान बचाने के लिए खिड़की कूदकर भागा तो कोई दीवार फांदकर। रात के अंधेरे में धमाकों से जो दहशत फैली थी वही दहशत सुबह तक देखने को मिली। वैसे तो रात में ही राहत बचाव अभियान खत्म हो गया था, लेकिन हालात सुबह भी सामान्य नहीं हो पाए। अजमेर जयपुर हाईवे पर देर रात हुए हादसे का असर सुबह तक देखने को मिला। घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर पहले ही भयानक ट्रैफिक जाम देखने को मिला। जाम इतना जबरदस्त था कि गाड़ियां घंटों तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रही थी। हादसे को तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अजमेर जाने वाला जो हाईवे है उस पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम है। हादसे के समय जिस ढाबे के ऊपर गैस सिलेंडर के टुकड़े आकर गिरे वहां भी भारी नुकसान हुआ। धमाके होने लगे तो कई लोग उठकर चले गए। इसी बीच यहाँ पर एक जलता हुआ सिलेंडर आकर के ये सामने की जो टेबल आप देख रहे हैं हमारे बाईं तरफ, यहाँ पर आकर गिरता है। हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख जताया और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को तुरंत हालात का जायजा लेने भेजा। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर इसकी आवाज सुनाई दी। आसमान में धुएं का गुबार फैल गया और कुछ सेकंड में ही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। आग बुझने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि लगातार पटाखे फट रहे थे। जब धमाका हुआ तब फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट की वजह से कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बड़ा हादसा हो गया। नेतानगर इलाके में एक टेंट हाउस में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। आग इतनी भयंकर थी कि कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे लग गए, लेकिन तब तक टेंट हाउस के गोदाम में रखा लाखों रुपए का साज सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। जिस टेंट हाउस में यह आग लगी वहां से महाकुंभ और माघ मेले में सामान सप्लाई होता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक शिव मंदिर में अचानक से जंगली हाथी घुस आया, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे। खाने की तलाश में जंगल से आए इस हाथी ने मंदिर के आसपास तोड़फोड़ मचा दी। कुछ देर बाद ये गोदाम की तरफ बढ़ा। गोदाम का दरवाजा काफी छोटा था, इसके बावजूद हाथी झुककर उसके अंदर घुस गया और वहां रखे दाल चावल और दूसरी चीजें खाने लगा। गोदाम के अंदर हाथी को देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं वन विभाग के कर्मचारी पटाखे फोड़कर हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी कोशिश के बाद हाथी गोदाम से बाहर निकला और भीड़ की ओर दौड़ा, लेकिन लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने पटाखे फोड़कर हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए लगाए गए सुरक्षा बैरियर की वजह से बलिया में एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद बच्चा जाम की वजह से सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले के लिए ट्रैफिक रोका गया। उसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस गई। बच्चे को मरता देख बलिया के एक नौजवान ने उसका वीडियो बनाया। भी आप हैं उनके घर से? क्या हुआ है? जाम में यहाँ पे तो बच्चे एक्सपायर यहाँ पे ये तड़प रही हैं, यहाँ पे ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन यहाँ से कोई रूट से निकालने वाला नहीं है। उस नौजवान ने बताया कि 20 मिनट तक एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए इंतजार में खड़ी रही। पीछे एम्बुलेंस लगभग 20 मिनट से खड़ी है। इनकी काफिला जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आदमी और पेशेंट की जान जरूरी नहीं है। दावा है कि आनंदीबेन की काफिले के लिए ट्रैफिक रोकने वाले पुलिसकर्मी एम्बुलेंस की तरफ झांकने भी नहीं आए। पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर कांग्रेस को घेरा है।
इसके लिए पीएम मोदी ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के उस इंटरव्यू को आधार बनाया जो चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज को दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ये बताना ही होगा कि आखिर किस विदेशी नेता के दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया, और देश को ये जानने का हक है। दरअसल पी चिदम्बरम ने खुलासा किया था कि 26/11 अटैक के बाद भारत पलटवार के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Conclusion was largely influenced by the NEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time, and I was told that चिदम्बरम ने यह भी कहा था कि उस समय युद्ध न करने के लिए पूरी दुनिया दिल्ली में उमड़ पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री का भी उदाहरण दिया था। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भारी घमासान मचा है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू चिराग को 22 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। इस बीच कल चिराग पासवान ने पार्टी की आपात बैठक बुलाई है जिसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं चाहती है। इसके बदले उसे कम से कम 36 सीटें दी जाएं। कल ही चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाकर इशारा कर दिया था कि अब उनकी जगह अरुण भारती ही धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात करेंगे। इस बीच चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। बीजेपी जेडीयू का सिरदर्द सिर्फ चिराग ही नहीं है, बल्कि जीतन राम मांझी भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर उनकी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है। वैसे तो मांझी एनडीए के साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो लिख रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक कविता के जरिए कहा, हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ 15 ग्राम का मतलब 15 सीटों से निकाला जा रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को ये डिमांड बहुत ज्यादा लग रही है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 36 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड कम से कम 13 सीटों की है, यानी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सीटों की संख्या 64 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के लिए 180 से भी कम सीटें बचेंगी, जो इन दोनों पार्टियों को मंजूर नहीं। सीट बंटवारे की समस्या सुलझाने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी पटना पहुंच चुके हैं और मंथन भी जारी है। सीट बंटवारे का पेच तो वैसे महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने पर राजी नहीं है और कांग्रेस ने इस फॉर्मूले पर अपनी नई शर्त रख दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त यह है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं है और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार उनसे मुलाकात की। इसके लिए अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए बरेली से रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा, जहां आजम खान ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलते ही उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद दोनों नेता एक गाड़ी में बैठे और आजम खान के घर के लिए रवाना हो गए।
घर पहुंचते ही मीडिया कर्मियों के साथ साथ बाकी लोगों को भी बाहर ही रोक दिया गया और दोनों नेता घर के अंदर दाखिल हो गए। तो सिर्फ अकेले ही अखिलेश यादव आजम खान के आवास के अंदर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क था और आजम खान के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि आजम खान ने यह साफ कह दिया था कि अखिलेश यादव के साथ होने वाली इस मीटिंग में कोई तीसरा शामिल नहीं होगा और इस शर्त के बाद ही अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान उनके घर के बाहर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद दोनों गर्मजोशी से बाहर निकले। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए अखिलेश यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। अखिलेश यादव ने इशारों में यह भी संकेत दिया कि उनके और आजम खान के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो बट वृक्ष की तरह हैं और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान होंगे, ये संकेत अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके परिवार वालों पर दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।